कहते हैं हर स्कूल में एक ऐसा कमरा जरूर होता है जहां कोई नहीं जाता, और अगर कोई गया तो कभी वापस नहीं आया। यह कहानी है सेंट जोसेफ गर्ल्स हॉस्टल की। शहर से थोड़ी दूर एक पुराने जंगल के किनारे बना हुआ स्कूल। दिन में यह स्कूल हंसी, आवाजों और बच्चों की चहक से भरा रहता था, लेकिन रात होते ही इसके गलियारों में बस हवा की सरसराहट और बंद दरवाजों की चरमराहट सुनाई देती थी। रात को 11 बजे के बाद वार्डन सिस्टर मरियम हॉस्टल का मुख्य दरवाजा बंद कर देती थी, मगर हर रात एक चीज उन्हें परेशान करती थी। हॉस्टल की तीसरी मंजिल पर बने कमरा नंबर 13 से आती हुई धीमी हंसी। वो हंसी किसी लड़की की लगती थी, मगर उस कमरे में कोई नहीं रहता था। कुछ साल पहले इसी कमरे में एक लड़की राधिका की मौत हुई थी। कहा गया कि वो रात में पढ़ाई करते करते पंखे से लटक गई थी। सबने इसे सुसाइड कहा, मगर हॉस्टल की पुरानी नौकरानी मंगला कहते हैं हर स्कूल में एक ऐसा कमरा जरूर होता है जहां कोई नहीं जाता, और अगर कोई गया तो कभी वापस नहीं आया। यह कहानी है सेंट जोसेफ गर्ल्स हॉस्टल की। शहर से थोड़ी दूर एक पुराने जंगल के किनारे बना हुआ स्कूल। दिन में यह स्कूल हंसी, आवाजों और बच्चों की चहक से भरा रहता था, लेकिन रात होते ही इसके गलियारों में बस हवा की सरसराहट और बंद दरवाजों की चरमराहट सुनाई देती थी। रात को 11 बजे के बाद वार्डन सिस्टर मरियम हॉस्टल का मुख्य दरवाजा बंद कर देती थी, मगर हर रात एक चीज उन्हें परेशान करती थी। हॉस्टल की तीसरी मंजिल पर बने कमरा नंबर 13 से आती हुई धीमी हंसी। वो हंसी किसी लड़की की लगती थी, मगर उस कमरे में कोई नहीं रहता था। कुछ साल पहले इसी कमरे में एक लड़की राधिका की मौत हुई थी। कहा गया कि वो रात में पढ़ाई करते करते पंखे से लटक गई थी। सबने इसे सुसाइड क्योंकि उसने उस रात राधिका के कमरे से किसी और लड़की की हंसी सुनी थी। अब कहानी शुरू होती है 3 दोस्तों से, अनन्या, रिया और काजल से। तीनों 12वीं क्लास की स्टूडेंट्स थीं और हॉस्टल में साथ रहती थीं। एक रात जब हॉस्टल में लाइट चली गई तो सब डरकर अपने कमरों में चले गए, लेकिन रिया ने धीरे से फुसफुसाकर कहा, चलो ना यार, आज कमरे नंबर 13 का सच पता लगाते हैं। अनन्या ने कांपते हुए कहा, पागल हो क्या, वहां तो कोई नहीं जाता। काजल बोली, बस 2 मिनट झांक कर देखते हैं, वीडियो बना लेंगे, इंस्टा पर डालेंगे, फिर लौट आएंगे। तीनों मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाकर धीरे धीरे तीसरी मंजिल की सीढ़ियां चढ़ने लगीं। चारों तरफ अंधेरा, दीवारों पर पुराने पोस्टर और फर्श पर चूहों की खड़खड़ाहट। जैसे जैसे वो ऊपर जा रही थीं, माहौल भारी होता जा रहा था। तीसरी मंजिल पर पहुंचते ही एक ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरे से टकराया। कमरा नंबर 13 का दरवाजा आधा खुला था। दरवाजा खुलते ही एक तेज बदबू आई, जैसे कोई चीज सड़ चुकी हो। कमरे के बीचों बीच पड़ी थी एक टूटी हुई मेज, और दीवार पर किसी ने पुराने खून से लिखा था, वो वापस आएगी। काजल हंसकर बोली, यार किसी ने मजाक किया होगा। लेकिन तभी कमरे के कोने से कोई आवाज आई, तुम भी तो वापस नहीं जाओगी। तीनों के मोबाइल एक साथ बंद हो गए, फ्लैशलाइट बुझ गई, और जब दोबारा रोशनी आई तो अनन्या के हाथ पर किसी ने अपने नाखूनों से लिखा था, राधिका। कमरा नंबर 13 में सन्नाटा छा गया था। मोबाइल की फ्लैशलाइट बंद,
खिड़की से आती हल्की हवा में पर्दे हिल रहे थे। अनन्या के हाथ पर खून से लिखा राधिका अब सूखने लगा था, मगर उसकी उंगलियों में अब भी किसी की पकड़ का एहसास था। रिया ने कांपती आवाज में कहा, काजल, दरवाजा खोल, चलो यहां से। काजल ने जैसे ही दरवाजे का हैंडल पकड़ा, वो जोर से झटका खाकर पीछे गिर पड़ी। तीनों लड़कियां दीवार से सटकर खड़ी हो गईं। कमरे का तापमान अचानक गिर गया। काजल की सांसें तेज होने लगीं। ये मजाक नहीं है ना? अनन्या बोली, रिया, तेरा फोन तो चालू कर, शायद कैमरे में कुछ दिखे। रिया ने कांपते हाथों से फोन चालू किया। स्क्रीन पर कुछ सेकंड्स के लिए स्टैटिंग झिलमिलाया। फिर अचानक कैमरे में दिखी एक लड़की की झलक। सफेद ड्रेस, खुले बाल और उसकी आंखें बिल्कुल काली। वो धीरे धीरे कमरे के कोने से निकलकर उनकी तरफ बढ़ने लगी। हर कदम के साथ उसकी हंसी गूंजने लगी। हा हा, अब तो तुम जान जाओगी मैंने कैसे। उसी पल कमरे की सारी चीजें अपने आप हिलने लगीं। मेज, कुर्सियां, किताबें हवा में उड़ने लगीं। अनन्या ने दीवार के पास झुककर देखा। वहां दीवार पर किसी ने कई पुरानी लड़कियों की तस्वीरें चिपकाई थीं। हर तस्वीर में एक लड़की थी और हर लड़की के चेहरे पर खरोंच के निशान। और सबसे आखिरी तस्वीर में रिया, काजल और अनन्या की फोटो लगी थी। अनन्या चीख पड़ी, ये हमारी फोटो यहां कैसे आई? लाइट एक बार फिर झिलमिलाई और राधिका की आवाज आई, जिस दिन तुमने मेरा नाम लिया था उसी दिन से तुम मेरी हो गई थी। कमरे का दरवाजा जोर से बंद हुआ और अंदर का दर्पण अपने आप टूटा। कांच के टुकड़ों में राधिका का चेहरा दिख रहा था। वो मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी मुस्कान के पीछे थी सड़न और नफरत। फिर उसने धीरे से कहा, अब तुम्हें वो देखना होगा जो मैंने देखा था। इतना कहते ही कमरा अचानक अंधेरे में डूब गया। फर्श पर गिरा कैमरा अपने आप चालू हुआ। काजल ने डरते हुए पूछा, रिया, तू कहाँ है? पीछे से एक धीमी फुसफुसाहट आई, मैं यहीं हूं तुम्हारे पीछे। अनन्या ने पलट कर देखा। रिया वही थी, मगर उसका चेहरा पूरी तरह काला पड़ चुका था। आंखें लाल और गले पर रस्सी का निशान। राधिका की आत्मा अब उसके अंदर समा चुकी थी। कमरा अब सिसकियों और हंसी से भर चुका था। दरवाजे के बाहर हॉस्टल की वार्डन खड़ी थी, पर अंदर से कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। अगली सुबह जब दरवाजा तोड़ा गया, कमरे के बीचों बीच 3 कुर्सियां रखी थीं और उन पर बैठी थीं तीनों लड़कियां। एक मुस्कुरा रही थी, बाकी 2 हमेशा के लिए खामोश। सुबह का वक्त था। हॉस्टल के सारे कमरे बंद पड़े थे। तीसरी मंजिल पर कमरे नंबर 13 का दरवाजा अब भी बंद था और उसके अंदर एक ऐसी खामोशी पसरी थी जो जिंदा भी थी और मरी हुई भी। वार्डन सिस्टर मरियम और कुछ पुलिस वाले जब दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे तो कम अनन्या और काजल बेहोश थीं और रिया की आंखें खुली थीं, मगर वो देख नहीं रही थी। सिस्टर मरियम कांपते हुए बोली, हे भगवान, फिर से वही हुआ। पुलिस वाले सबको नीचे लेकर गए, लेकिन उस रात जो हुआ था वो सिर्फ अनन्या को याद था। वो चुप थी, लेकिन उसके अंदर कुछ टूट चुका था। 3 दिन बाद अनन्या हॉस्पिटल के कमरे में बैठी थी। डॉक्टर उसे लगातार सवाल पूछ रहे थे। क्या हुआ था कमरे में? कोई अंदर आया था? अनन्या की आवाज धीमी थी। वो आई थी, राधिका। वो मरी नहीं थी, उसे मारा गया था। सभी डॉक्टर चुप हो गए। अनन्या ने बताया कि जब राधिका की मौत हुई थी, उससे 1 दिन पहले स्कूल में एक नया टीचर आया था, अरविंद सर। राधिका उनकी फेवरेट स्टूडेंट थी, लेकिन धीरे धीरे कुछ गलत होने लगा। एक रात
राधिका ने वार्डन को शिकायत की थी कि अरविंद सर रात में हॉस्टल में घुसने की कोशिश कर रहे थे। अगले ही दिन राधिका को कमरे नंबर 13 में आत्महत्या। रात को हॉस्पिटल के कमरे में अनन्या को नींद नहीं आ रही थी। उसे बार बार कोई फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। मुझे मेरा सच वापस चाहिए। वो उठकर शीशे के पास गई। अचानक शीशे में रिया का चेहरा दिखा। अनन्या, मुझे उसकी तस्वीर मिली है। उसकी फाइल अभी भी स्कूल में है। अगले ही दिन अनन्या और काजल वापस सेंट जोसेफ स्कूल गई। अब स्कूल लगभग बंद हो चुका था, मगर कमरे नंबर 13 को किसी ने फिर से ताला लगाया हुआ था। उन्होंने ऑफिस में जाकर पुरानी फाइलें खोजी। एक पीली पड़ चुकी फाइल पर लिखा था राधिका शर्मा इंसिडेंट रिपोर्ट। फाइल के अंदर कुछ तस्वीरें थी, राधिका की लाश, उसके कमरे की फोटो और एक गुप्त रिपोर्ट जिस पर अरविंद सर के साइन थे। रिपोर्ट में लिखा था, राधिका ने मुझ पर झूठा आरोप लगाया। मैंने खुद जाकर देखा, उसने पंखे से खुद को लटका लिया था। लेकिन नीचे एक अजीब बात लिखी थी, बॉडी रिमूव्ड एट 12:50। अनन्या ने घड़ी की ओर देखा। राधिका की मौत का समय रिपोर्ट में लिखा था रात 12:15, लेकिन हॉस्टल की नौकरानी मंगला ने कहा था कि उसने राधिका की चीख रात 2 बजे सुनी थी। मतलब राधिका 2 घंटे तक जिंदा थी और किसी ने उसकी आत्मा को तड़पका कर मारा था। काजल ने फाइल बंद की और बोली, अनन्या, ये सब बताना होगा पुलिस को। लेकिन तभी कमरे की लाइट्स झिलमिलाई, दरवाजा अपने आप बंद हो गया और फाइल के पन्ने खुद ब खुद पलटने लगे। एक नया पन्ना निकला जिस पर लिखा था, जो सच जान लेता है वो जिंदा नहीं रहता। अचानक कमरे की खिड़की अपने आप खुली और हवा के साथ फुसफुसाहट गूंजी, अब मेरी कहानी तुम पूरी करोगी। अनन्या ने पीछे मुड़कर देखा। दीवार पर राधिका की परछाई उभर रही थी, लेकिन इस बार वो मुस्कुरा नहीं रही थी, वो रो रही थी। उस रात का समय था। स्कूल के चारों ओर सन्नाटा था। हवा भारी और ठंडी हो चुकी थी। अनन्या और काजल अब डर से नहीं, बल्कि सच जानने की जिद से वापस कमरे नंबर 13 में गई। उनके हाथ में वही फाइल थी जिसमें राधिका की हत्या का सबूत छिपा था। कमरा अब अजीब तरह से शांत था। दीवारों पर वही पुराने खून के निशान और बीच में टूटी हुई मेज जिस पर अब एक पुराना फोटो फ्रेम रखा था। फ्रेम में राधिका और अरविंद सर की तस्वीर थी। काजल बोली, यही है वो जिसने उसे मारा। अनन्या ने फाइल खोली और कैमरा चालू किया। आज हम सब रिकॉर्ड करेंगे ताकि सबको पता चले सच्चाई क्या थी। जैसे ही उसने रिकॉर्ड पर क्लिक किया, कमरे में एक ठंडी लहर दौड़ी और दीवारों से फुसफुसाहट आने लगी। रुको, वो आ गया है। अचानक दरवाजा अपने आप खुला। बाहर से किसी के कदमों की आवाज आई। धीरे धीरे चलकर कोई अंदर आया। वो था अरविंद सर। उसका तुम लोग यहां क्यों आई? ये कमरा शापित है। मैंने सबके भले के लिए उसे खत्म किया था। अनन्या ने गुस्से से कहा, तुमने इसका गला दबाया था क्योंकि वो तुम्हारे गंदे राज को उजागर करने वाली थी। अरविंद सर चिल्लाए, चुप, वो मुझे ब्लैकमेल कर रही थी। मैंने बस धक्का दिया था, वो खुद गिर गई। कमरा कांपने लगा। दीवारों से राख झरने लगी। फर्श पर लाल लकीरें बन गई जो धीरे धीरे कमरे के बीच तक आई। फिर अचानक हवा रुक गई और कमरे के कोने में राधिका खड़ी थी। सफेद ड्रेस, खुले बाल, चेहरा ठंडा और आंखों से बहता हुआ काला धुआं। अरविंद सर पीछे हटे। नहीं नहीं, मैंने तो माफी मांग ली थी। राधिका ने ठंडी आवाज में कहा, माफी? मैं 2 घंटे तक तड़पती रही,
दीवार से टकराती रही और तुम देख रहे थे। अरविंद सर चिल्लाने लगे, रुक जा, भगवान के लिए रुक जा। लेकिन दीवारों से हाथ निकले, धुएं जैसे काले और ठंडे। उन्होंने अरविंद सर को जकड़ लिया। उनकी आंखें कमरा हिलने लगा, सीलिंग से मिट्टी झड़ने लगी और कमरे की लाइट अपने आप जल उठी। उसके बीचों बीच अब अरविंद सर की जगह सिर्फ राख बची थी। राधिका ने धीरे से देखा अनन्या की ओर और बोली, अब मेरा बदला पूरा हो गया, लेकिन इस स्कूल को मेरा दर्द हमेशा याद रहेगा। इतना कहकर उसने दीवार पर हाथ रखा। दीवारें फटने लगीं और अंदर से धुआं निकलने लगा। पूरा स्कूल धीरे धीरे जलने लगा, जैसे वो अपनी आत्मा को साथ लेकर मिट रहा हो। सुबह समाचारों में हेडलाइन आई, सेंट जोसेफ गर्ल्स स्कूल में आग, कोई नहीं बचा। लेकिन कमरे नंबर 13 में एक लड़की की तस्वीर बिल्कुल सुरक्षित मिली। वो तस्वीर थी राधिका की और उसके नीचे लिखा था, सच कभी नहीं मरता। अगर तुम्हें ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करो, कमेंट में कमरा 13 लिखो और सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि अगली कहानी शायद तुम्हारे स्कूल से जुड़ी हो।